हे बीएल लवर्स, आज मैं जिस बीएल ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर आई हूँ वो एक ऐसी लव स्टोरी है जो वादियों से शुरू होती है और हमें ट्रू लव का मीनिंग बताती है। एक ऐसी प्योर लव स्टोरी जिससे हम सब रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि लव की जर्नी में सिर्फ थ्रिल और रोमांस ही नहीं होता, उसमें हमारे सामने हर तरह के मोमेंट्स आते हैं। जो कपल्स साथ रहते हैं वो हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, और जो एक दूसरे को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं उनका साथ रहना कभी लिखा ही नहीं होता। ऐसे ही अमेजिंग न्यू बीएल ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक और हाइप भी करना। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हम ड्रामा के फर्स्ट मेन लीड फैंग को देखते हैं, जो एक फेमस एक्टर है और अपनी हेक्टिक लाइफ से रिलैक्स होने के लिए कंट्री साइड आता है। वो अपने छोटे ब्रदर टियान के साथ यहाँ आया था। वो मोली नाम के विलेज में सेकंड मेन लीड यांग के घर रुकने वाला था, लेकिन उसके नखरे टॉप लेवल के थे, क्योंकि माउंटेन्स में आने के बाद भी उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए था। वो अपने असिस्टेंट को साथ लेकर नहीं आया था, तो यांग उसके लिए अपने हाथों से डिनर बनाकर लाता है, फिर उसे खिलाता है और उसके बाद उसका मुंह भी पोंछता है। फैंग यहाँ रिलैक्स करने के लिए आया जरूर था, लेकिन उसे यूहाओ नाम के एक्टर के साथ एक शो भी शूट करना था। रात को वो यांग के साथ एक विलेज पार्टी में जाता है जिसमें उसका ब्रदर टियान भी आया था। टियान विलेज में किसी और पर्सन के प्लेस पर रुका हुआ था। फैंग विलेजर्स के साथ बैठकर ड्रिंक करता है और अगले सीन में वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका था, तो यांग और टियान उसे घर लेकर आते हैं। फैंग ड्रंक हालत में यूहाओ को बुरा भला बोल रहा था, और यहाँ हमें पता चलता है एक टाइम पर वो यूहाओ के साथ रिलेशनशिप में था। टियान यांग से बोलता है, मेरे भाई के आसपास घूमने वाले लोगों की कमी नहीं है, तो मैं चाहूंगा तुम लिमिट में ही रहो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यांग अगली शाम तक भी फैंग के साथ ही था, जहाँ वो फोन पर फैंग और यूहाओ के बारे में चेक कर रहा था। फैंग की नींद खुलती है तो टेढ़ा सोने की वजह से उसकी कमर में दर्द होने लगता है, तो यांग उसकी मसाज करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और बाहर घूमने जाते हैं। घर आने के बाद फैंग यांग से बोलता है, क्यों ना तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। ये सुनकर यांग कहता है, अगर तुम मुझे 8 मिलियन हर महीने पे करोगे तो मैं इस बारे में सोचूंगा, वैसे भी मुझे पता है तुम मुझसे बहुत काम करवाओगे। ये बोलकर वो सोने चला जाता है। अगले दिन यूहाओ सिस्टर लान नाम की लेडी से मिलने जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह फैंग से मिलना चाहता था। पर सिस्टर लान कहती है, अगर तुम अपने कमबैक के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें 7 साल पहले ये सब सोचना चाहिए था जब तुम फैंग को इग्नोर कर रहे थे। दूसरी तरफ यांग और फैंग जंगल में घूम रहे थे। घर आने के बाद फैंग उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी पिक को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकता हूँ? इस पिक में तुम्हारा फेस साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। यांग भी उसे परमिशन देकर अपने काम पर चला जाता है। यांग टी और कॉफी सेल करने का काम करता है और काफी रिच फैमिली का बेटा भी है। वो हर महीने मिलियंस में अर्न करता है। दूसरी तरफ हम हान और यू नाम के 2 एक्टर्स को देखते हैं, जो किसिंग सीन की शूटिंग करने वाले थे, लेकिन उन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और इधर यूहाओ फैंग से मिलने यांग के घर तक पहुंच चुका था, पर फैंग उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। तब तक वहां यांग भी आ चुका था, जो यूहाओ से बोलता है, मैं फैंग का असिस्टेंट हूँ और वो सो रहा है, इसलिए तुम्हें जो भी बोलना है जल्दी बोलो। यांग डोर पर था तो फैंग उसके लिए डोर ओपन कर देता है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। ये देखकर यूहाओ उनकी वीडियो बनाने लगता है, जहाँ वो यांग से कहता है, तुम मुझे फैंग के असिस्टेंट तो नहीं लगते। लेकिन यांग बोलता है, तुम अपना मुंह बंद करो, ये मेरा घर है, इसलिए वीडियो बनाना बंद करो, और अगर ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट हुई तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। अगले दिन फैंग यूहाओ से मिलने जाता है, जहां वो कहता है, जब हम दोनों की बीएल शिप चल रही थी तब तुमने मुझे कितने बुरी तरह से ट्रीट किया था पता भी है। एक ह्यूमन इस तरह से किसी को भी ट्रीट नहीं करता, और जो शो हम दोनों साथ शूट करने वाले थे उसके लिए मैंने मना कर दिया है, और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी फी मैं खुद पे कर दूंगा। ये बोलकर वो यांग के साथ चला जाता है। अगले सीन में जब वो घर आता है तो टियान उससे बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम फार्मर्स की हेल्प करने के लिए एक लाइव स्ट्रीम करो, जिससे उनकी भी मदद हो पाए और तुम्हारी भी इमेज बनी रहे। फैंग भी अपने ब्रदर की बात मान जाता है। इसके बाद फैंग को सिस्टर लान की कॉल आती है, जो उससे पूछती है, तुमने जिस पर्सन की पिक अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करी है, कहीं उसके साथ तुम्हारा कुछ चल तो नहीं रहा है? ये सुनकर फैंग बोलता है, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। इसके बाद वो यांग के साथ डिनर करता है, लेकिन फैंग ने जो फूड खा लिया था उससे उसे एलर्जी हो गई थी और उसके लिप्स सूज गए थे, इसलिए सुबह वो कुछ इस तरह से फूड खाता है। यांग उससे कहता है, तुम अपना मास्क उतार सकते हो, मैं तुम पर नहीं हंसूंगा।
कहूंगा, लेकिन फैंग कहता है लगता है कल मैंने यूहाओ को कुछ ज्यादा ही बुरा बोल दिया, इसलिए मुझे इस तरह से अपने कर्मों का फल मिल रहा है। उसे कैसे भी करके अपने लिप्स की स्वेलिंग कम करनी थी और वो जब भी बेचैन सा फील करता था तब वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता था। तो वो रिवर के सामने मेडिटेशन करने जाता है जहाँ उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। वो ये बात यांग को बताता है और कहता है मुझे बहुत ही अजीब फ्लैशबैक्स आए थे जिसमें मैंने देखा सेंचुरी के स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक तुम हमेशा मेरे पास ही थे। अगले सीन में यांग फैंग को ट्रीज के बारे में बता रहा था। वो दोनों पेड़ पर चढ़े हुए थे, लेकिन फैंग सीधे नीचे जाकर गिरता है और उसके लेग में मोच आ जाती है। तो यांग उसे घर लाकर उसके पैर पर मेडिसिन लगाकर उसे उसके रूम तक छोड़कर आता है। ये देखकर फैंग उसे टीज करने के लिए बोलता है तुम तो बिल्कुल वाइफ मटेरियल हो। तो यांग कहता है फिर तुम अपने आप को खुद देख लो। रात को फैंग यांग के साथ डिनर कर रहा था जहाँ वो अपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी पिक्स पोस्ट कर रहा था। ये देखकर सिस्टर लान उसे कॉल करके पूछती है क्या तुम पूरी रात पिक्स अपलोड करते रहोगे? और ये जुन कौन है जो तुम्हारी पोस्ट पर कमेंट्स कर रहा है? तुम उसका रिप्लाई भी कर रहे हो। ये सुनकर फैंग यांग की तरफ देखता है और बोलता है पता नहीं। इसके बाद वो यांग से पूछता है क्या तुमने मेरी पोस्ट देखी? तो यांग ऐसे एक्टिंग करके दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। पर सोने से पहले फैंग उससे कहता है कल हम दोबारा माउंटेन्स पर चलेंगे, मुझे टर्माइट मशरूम्स खाने हैं प्यारे जुन। तो यांग स्माइल कर देता है। दूसरी तरफ यू हान के साथ सीन्स की रिहर्सल करना चाहता था, इसलिए वो रात को हान को पकड़कर अपने रूम में ले जाता है जहां वो रिहर्सल के टाइम हान से पूछता है क्या कभी तुम्हें सेट पर ऐसा पर्सन पसंद आया है जिसे तुम रियल लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं करते? ये सुनकर हान कहता है ये लाइन तो स्क्रिप्ट में नहीं है। तो यू बोलता है मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। ये बोलकर वो हान को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो हान भी उसे नहीं रोकता। अगले दिन फैंग और यांग टर्माइट मशरूम्स ढूंढने माउंटेन्स पर जाते हैं, लेकिन उनके पीछे बियर पड़ जाता है तो बेचारे उससे बचकर भागते हैं। जान बचने की खुशी में फैंग इतना खुश था कि वो यांग को किस कर लेता है, पर फिर खुद ही एम्बैरेसिंग फील करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो यांग से फाइनली हिम्मत करके पूछता है क्या तुम्हें मैन पसंद है? ये सुनकर यांग बोलता है क्या ये सब आजकल मैटर करता है? तो फैंग बोलता है तुम बहुत चालू हो, ये सब बोलकर मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहते। तुम्हारे कंप्यूटर का पासवर्ड मेरी बर्थ डेट क्यों है और तुम मेरे बारे में इंटरनेट पर सर्च क्यों करते रहते हो? तुम भी युवाओं की तरह ही हो, तुम मुझे लाइक करते हो और पाना भी चाहते हो, लेकिन इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये सब बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टियान यांग से पूछता है मेरे भाई और तुम्हारे बीच क्या प्रॉब्लम आ चुकी है? ये सुनकर यांग बोलता है तुम्हारे भाई ने मुझसे पूछा था क्या मुझे मैन पसंद है, तो मैंने बोल दिया क्या ये सब कुछ मैटर करता है, बस इसी वजह से वो मुझसे नाराज है। लाइव स्ट्रीम करने के लिए फैंग जानना चाहता था टी कैसे बनाई जाती है और उसे बनाने का क्या प्रोसेस होता है, तो वो यांग से मदद मांगता है तो यांग भी उसकी मदद करता है। दूसरी तरफ हान और यू की शूटिंग जल्द ही पूरी होने वाली थी, जहां यू हान से बोलता है शूटिंग पूरी होने के बाद हम अपने शिप को प्रमोट करेंगे, तो तुम मेरी मदद करना। ये सुनकर हान बोलता है लगता है तुम्हें इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस है। इधर यांग फैंग से पूछता है तुम सिटी कब वापस जा रहे हो? तुम्हारी वजह से आजकल मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता। तो फैंग बोलता है तुम मुझे यहाँ से भगाने की सोच रहे हो, मुझे तो तुम्हारे साथ रहकर पीस मिलता है। ये बोलकर वो यांग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो यांग भी उसे नहीं रोकता। उन दोनों की पिक एक पर्सन दूर से क्लिक कर रहा था जिसका फेस अभी हमें नहीं दिखाया जाता। अगले सीन में जियालिन नाम की लेडी फैंग से मिलने आ चुकी थी, जहां वो उसे उसके और यांग की किसिंग वाली पिक शो करके कहती है यूहाओ ने इस पिक को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है जिसमें तुम्हारा फेस साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर इंडस्ट्री में बात फैल गई कि तुम एक गे हो तो तुम्हें काम मिलना बंद हो जाएगा। यूहाओ तुम्हारे करियर को बर्बाद कर देना चाहता है, क्या तुम उसके हाथों बर्बाद होना चाहते हो? पिछले दिनों जो तुम सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे थे उस वजह से ये सब प्रॉब्लम खड़ी हुई है। अब हम इस मैटर को क्लियर भी नहीं कर सकते। तुम एक सेलिब्रिटी हो, एक छोटे बच्चे नहीं जिसकी हम सब टेक केयर करते रहें। इसके बाद जियालिन यांग से बात करती है जहां वो उससे पूछती है यूहाओ ने तुम्हें फैंग को अपने प्यार के जाल में फंसाने के कितने पैसे दिए हैं, क्योंकि तुम्हें इतनी जल्दी उससे प्यार हो जाए ये तो इम्पॉसिबल है। पर यांग कुछ भी नहीं बोलता। अगले सीन में जियालिन फैंग से बोलती है कल तुम अपनी लाइव स्ट्रीम पूरी करने के बाद हमारे साथ सिटी चलोगे क्योंकि तुम्हें एक मूवी में कैमियो देना है, लेकिन फैंग उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन फैंग की लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है जहां उसके बगल में बैठी लेडी यूहाओ को वीडियो कॉल लगा देती है और इससे फैंग का पूरा मूड ऑफ हो जाता है, पर वो अपनी लाइव स्ट्रीम को नॉर्मली कंटिन्यू रखता है। लाइव स्ट्रीम की वजह से टी की सेल बहुत अच्छी हुई थी
तो विलेजर्स काफी खुश थे। फैंग को यांग की कॉल आती है जो उससे बोलता है, मुझे पता था युहाओ चुप नहीं बैठेगा, तुमने उसके साथ काम करने से मना कर दिया था, इसलिए आज उसने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम बिगाड़ने की कोशिश करी। रात को फैंग टी सेल होने के सेलिब्रेशन में जाता है तो वहाँ पर युहाओ भी आया हुआ था। फैंग उससे बोलता है, अगली बार मेरी पिक इतने दूर से क्लिक करके पोस्ट मत करना, थोड़ी पास से क्लिक करना, ताकि लोगों को मेरे साथ वाले पर्सन का भी फेस दिख पाए और उन्हें पता चल जाए कि अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। कुछ देर बाद वो वॉशरूम के बहाने से बाहर भागता है जहाँ यांग उसे पिक करने आया था। यांग उसे अपने सीक्रेट स्पॉट पर लेकर जाता है जहाँ से सनराइज बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आता है। ये देखकर फैंग बोलता है, अगर हम पास्ट लाइफ में साथ रहे होंगे तो मुझे लगता है मैंने तुमसे इतना लव नहीं किया होगा, इसलिए इस जन्म में मैं तुम्हें बहुत सारा लव देने की कोशिश करूंगा। अगले दिन टियान और जियालिन फैंग को कॉल करने पर लगे थे लेकिन उसका कॉल ही नहीं लगता क्योंकि फैंग तो यांग के साथ एंजॉय करने में बिजी था और उस प्लेस पर सिग्नल भी नहीं आते थे। इस वजह से जियालिन अकेले ही सिटी चली जाती है। यांग के पास अगले महीने तक कुछ काम नहीं था तो वो फैंग के साथ अपने सीक्रेट स्पॉट पर बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकता था। फैंग उसके हेड के स्कार को देखकर पूछता है, ये तुम्हारे हेड पर कैसे हुआ? तो यांग उसे बताता है, मेरे फ्रेंड ने मेरे बारे में अफवाह फैला दी थी कि मैं अपने पेरेंट्स का इलेजिटमेट चाइल्ड हूँ। मेरी मॉम मेरे फादर की दूसरी वाइफ हैं। उन्होंने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स देने के बाद मेरी मॉम से शादी करी थी और इस वजह से बच्चे मुझे टीज करते थे और इस बात पर मेरा सबसे झगड़ा हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ आ गया क्योंकि माउंटेन्स में रहकर मुझे फील हुआ लोगों के दिल से साफ तो ये प्लेस है जहाँ मुझे सुकून मिलता है। दूसरी तरफ जियालिन जिन नाम की लड़की से बोलती है, तुम युहाओ के लिए रिजाइन क्यों दे रही हो? वो एक अच्छा पर्सन नहीं है, वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। मानती हूँ तुमने युहाओ को फैंग की लोकेशन बताई थी पर उसके लिए हमने तुम्हें माफ कर दिया है, पर जिन पर तो प्यार का भूत सवार था इसलिए वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। हान और यू के ड्रामा की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। ये देखकर सिस्टर लान को वो मोमेंट याद आ जाता है जब उन्होंने इसी तरह फैंग और युहाओ को इंडस्ट्री में एज अ बीएल कपल लॉन्च किया था। दूसरी तरफ टियान वैंशु नाम के बंदे को कॉल करके फैंग क्या क्या कर रहा है सब कुछ बता देता है। वैंशु यांग का स्टेप ब्रदर था और उसने फैंग की मूवी पर इन्वेस्ट भी किया था। वैंशु कहीं ना कहीं फैंग को लाइक करता था पर फैंग ने कभी भी उसे भाव नहीं डाला। दूसरी तरफ युहाओ को एक वैरायटी शो मिल चुका था लेकिन किसी वजह से प्रोड्यूसर उसे शो से रिमूव कर देती है तो वो सैड होकर फैंग को कॉल करता है लेकिन फैंग उसकी कॉल पिक नहीं करता तो वो अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कर ही नहीं पाता। इधर फैंग और यांग का मस्त रोमांस कंटिन्यू था। कुछ देर बाद फैंग फाइनली अपना मोबाइल ओपन करता है तो उसे इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस आए थे कि पूछो ही मत। जहां वो सबसे पहले अपने ब्रदर टियान को कॉल करता है तो टियान बोलता है, अगर तुम घर नहीं आए तो हम सब पुलिस को कॉल कर देंगे, अभी तुरंत उन सब लोगों को कॉल करो जो तुम्हारे लिए परेशान है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। सिस्टर लान फैंग को ढूंढते हुए विलेज आ रही थी। फैंग उन्हें कॉल करता है तो सिस्टर लान उससे उसकी लोकेशन पूछती है। ये सुनकर यांग सिस्टर लान से बोलता है, आज रात आप ड्राइव मत करो और किसी प्लेस पर जाकर स्टे करो, हम दोनों आपको कल सुबह मिलते हैं। इधर युहाओ ने अपने रोने की वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी तो सिस्टर लान फैंग के असिस्टेंट गुओ से बोलती है, अभी तुरंत कंपनी को अनाउंस करने को बोलो कि फैंग युहाओ के साथ वैरायटी शो में काम नहीं करने वाला है। युहाओ ने अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर इसलिए पोस्ट करी थी ताकि लोग फैंग को एक हर्टलेस पर्सन बोले। वो विक्टिम कार्ड प्ले करके बस फैंस की सिंपैथी गेन करना चाहता था। दूसरी तरफ युहाओ अपनी मैनेजर से लड़ रहा था जहां वो कहता है, मैंने अपनी शिप फैंग के साथ इसलिए तोड़ी क्योंकि कंपनी ने मुझे मजबूर किया था, मेरी उस गलती की वजह से आज तक मेरा करियर डूबा हुआ है। ये सुनकर उसकी मैनेजर कहती है, उस टाइम तुम फैंग के साथ भी रिलेशनशिप में थे और तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी थी। अगर वो न्यूज बाहर आ जाती तो तुम इंडस्ट्री में फेस दिखाने के काबिल नहीं रहते। तुम अपनी गलती के लिए कंपनी को ब्लेम मत करो। इधर यांग के फोन पर टियान का मैसेज आता है। वो यांग से कुछ बात करना चाहता था। यांग उसे कॉल करता है तो टियान उसे बताता है, सिस्टर लान और गुओ का एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए मेरे ब्रदर को जल्दी यहाँ लेकर आओ। फैंग को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचता है तब तक सिस्टर लान की डेथ हो चुकी थी। गो एक्सीडेंट में बच गया था जहां वो फांग को सिस्टर लान का फोन देकर कहता है, एक्सीडेंट से पहले हमें युहाओ का वीडियो कॉल आया था, वो हम पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। सिस्टर लान की आखिरी विश थी कि उन्हें इसी विलेज में बरी किया जाए।
लेकिन जियालिन ऐसा नहीं चाहती थी। फैंग जब जियालिन से बात करने जाता है तो वो बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता। ये सुनकर फैंग को गिल्ट महसूस होने लगता है तो यांग एक अच्छे पार्टनर की तरह उसे कंसोल करता है। अगले सीन में हम फैंग को रूम में सोते हुए देखते हैं। उसे फीवर हो चुका था और यांग उसकी टेक केयर करने में बिजी था। टियान रूम में आकर यांग से पूछता है क्या तुम मेरे ब्रदर के लिए सीरियस हो, क्योंकि मेरे अनुसार तुम एक काइंड पर्सन हो जो हर किसी को अच्छे से ट्रीट करता है। लेकिन यांग अभी इस बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन सिस्टर लान का फ्यूनरल किया जाता है। जियालिन ने सिस्टर लान को उनके विश के अनुसार विलेज में ही बरी करवा दिया था। फ्यूनरल में बहुत सारे लोग आए थे। यांग का स्टेप ब्रदर वैंशु भी उसमें आता है। फैंग भी फ्यूनरल अटेंड करता है, लेकिन जब वो युहाओ को वहाँ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जहाँ वो युहाओ से कहता है तुम्हें सिस्टर लान ने इंडस्ट्री में लॉन्च किया था, लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से उनकी डेथ हुई है और उन्हें हर्ट करने की जगह तुम खुद क्यों नहीं मर गए। ये सुनकर युहाओ बोलता है हर पर्सन यही चाहता है कि मैं मर जाऊं। मैंने सिस्टर लान को इसलिए कॉल किया था क्योंकि उन्होंने मेरी एक ओल्ड वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी। पहले तो उन्होंने बोला था वो उस वीडियो को पोस्ट नहीं करेंगे, तो अब उन्होंने ऐसा क्यों किया। फैंग उसे इग्नोर करके अपने रूम में आ जाता है, जहां वो यांग से बोलता है मैंने कंपनी की फाइल्स तुम्हारे कंप्यूटर में लॉग इन करी थी जिसमें युहाओ की वीडियो भी थी। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही यांग बोलता है मैंने ही युहाओ की वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किया था। ये सब मैंने तब किया था जब युहाओ ने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम खराब करने की कोशिश करी थी। ये सुनकर फैंग यांग को ब्लेम करके कहता है मुझे रिग्रेट है कि इस लाइफ में मैं तुमसे मिला, क्योंकि तुम जैसे पर्सन ने मेरे सबसे क्लोज पर्सन को मुझसे छीन लिया। ये सब बोलकर वो यांग से ब्रेकअप कर लेता है। अगले दिन से उन दोनों की ही लाइफ बहुत सुनी सुनी हो चुकी थी। फैंग तो अपनी मॉम के पास आ चुका था और यांग अकेला ही हमेशा की तरह काम में बिजी था। दूसरी तरफ हम टियान और वैंशु को साथ देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे, जहां वो फैंग और सिस्टर लान की ही बातें कर रहे थे। अगले दिन फैंग को जिस ड्रामा में कैमियो देना था वो उस ड्रामा की शूटिंग में बिजी था, जहाँ उसे फील होता है यांग उससे मिलने आया है। वो भागते हुए उसके पास जाता है, लेकिन वो बस उसकी इमेजिनेशन थी। रात को फैंग वैंशु से मिलने जाता है, जहाँ वो चैन नाम के पर्सन के बारे में बातें करते हैं जो पूरे 3 साल से कोमा में था और टियान उससे मिलने हॉस्पिटल गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं टियान जब चैन से मिलकर वापस आ रहा था तब चैन की मॉम ने उसे देख लिया था, जहाँ वो टियान से बोलती है तुमने मेरे बेटे को सिड्यूस करके गे बना दिया और अब वो तुम्हारी वजह से कोमा में जा चुका है, इसलिए अगली बार से अपनी शक्ल यहाँ कभी मत दिखाना। ये सुनकर तो टियान वहाँ से भागता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो एक तरह के गिल्ट में है। जब वो घर आता है तो फैंग उससे बोलता है मैं श्योर हूँ चैन इस लाइफ में कोमा से बाहर नहीं आएगा। तो टियान कहता है मैं उससे लव करता हूँ, इसलिए मैं उस पर से गिव अप नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हान और यू का मस्त रोमांस कंटिन्यू था और बाहर से एक पर्सन उन दोनों का एक वीडियो बना रहा था। तभी यू को उसके बॉस की कॉल आती है जो उस पर गुस्सा करके बोलता है तुम दोनों की सारी फोटोज और वीडियोस को बीटीएस के रूप में रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या तुम लड़कों को डेट करने में इतने इंटरेस्टेड हो? मैंने तुम्हें हान के साथ ड्रामा में इसलिए रोल प्ले करने को दिया था ताकि तुम फेमस हो पाओ, ना कि उसे सच में डेट करने लगो। ये सुनकर तो यू को गुस्सा आने लगता है और अगले दिन से वो हान से बात करना बंद कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं फैंग और हान एक इवेंट में जाते हैं। जिस कंपनी ने वो इवेंट रखा था उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर फैंग था। उस इवेंट को यांग भी ज्वाइन करता है, पर वो फैंग से बिना मिले उस इवेंट से चला जाता है। इसके बाद ये स्टोरी 2 महीने आगे जाती है, जहाँ एक इवेंट से वापस आते टाइम फैंग गायब हो जाता है क्योंकि वो यांग से मिलने गया था, जहाँ पहले उनका मस्त रोमांस चलता है। फैंग यांग से बोलता है मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि मुझे तुमसे मिलकर रिग्रेट फील हुआ। तो यांग उसे शांत करके ओवरथिंक करने से मना करता है। वो दोनों एक होटल में रुके थे और आज यांग का बर्थडे था, तो टियान उन दोनों को केक देकर वहाँ से खिसक लेता है। दूसरी तरफ हान यू को कॉल कर रहा था। उन्हें अपने ड्रामा को प्रमोट करने के लिए साथ में लाइव स्ट्रीम करनी थी, लेकिन यू उससे बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है और प्लीज मुझे कॉल करना बंद कर दो। ये बात हान सीधे जियालिन को जाकर बताता है, तो जियालिन यू से बात करती है। तो यू कहता है तुमने मुझसे पूछे बिना मेरे बीटीएस मूवमेंट्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों किया? अब हर कोई हान और मुझे एज अ बीएल कपल देख रहा है। जिस पर जियालिन कहती है फिर तुमने हमारे साथ इस ड्रामे में काम ही क्यों किया? इस ड्रामे को हम जिस भी तरह से प्रमोट करेंगे ये हमारा राइट है। यू अब से सिर्फ
स्ट्रेट ड्रामास करने वाला था, इसलिए उसकी इमेज के लिए इस तरह की पब्लिसिटी ठीक नहीं थी और उसकी कंपनी उसे प्रेशर भी कर रही थी। इस वजह से वो और भी ज्यादा परेशान था। अगले सीन में फैंग जियालिन से मिलने जाता है क्योंकि वो उसकी कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहता था। सिस्टर लान के जाने के बाद भी वो उनकी कंपनी के साथ काम करते रहना चाहता था क्योंकि सिस्टर लान उसके लिए सेकंड मदर की तरह थी। दूसरी तरफ टियान और वैंशु कॉफी प्लांटेशन के काम से कंट्री साइड आते हैं और ज्यादातर टाइम साथ ही स्पेंड करते हैं। टियान उससे बोलता है, अगर तुम मेरे ब्रदर को लाइक करते हो तो बता क्यों नहीं देते। ये सुनकर वैंशु बोलता है, अगर हमारे बीच लव होना होगा तो हो ही जाएगा, मैं सब कुछ नेचर पर छोड़ता हूँ। पर जिस तरह से वैंशु टियान की केयर करता था, उसे देखकर लग रहा था उसके दिल में फैंग के लिए नहीं, टियान के लिए फीलिंग्स हैं। दूसरी तरफ यांग के घर पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो फैंग को अपने घर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए लेकर आता है। पर तभी उनके घर पर उसके डैड का असिस्टेंट आ जाता है तो फैंग वहाँ से भागने लगता है, लेकिन यांग उसे रोक कर कहता है, तुम्हें कहीं भी जाने की नीड नहीं है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से छुपाने नहीं वाला, हम दोनों के बीच जो भी है वो सबके सामने रहेगा। ये बात सुनकर फैंग को काफी अच्छा लगता है और इसके बाद वो दोनों मस्त सीन बनाते हैं। अगले दिन फैंग का असिस्टेंट गुओ काम पर वापस आ चुका था, जहाँ वो यांग से भी मिलता है और उसे धमकी देता है, अगर उसने फैंग को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो वो उसका मेन पार्ट कट कर देगा। इधर हम देखते हैं यूहाओ का आदमी फैंग पर नजर रखे हुए था। यूहाओ कैसे भी करके फैंग के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना चाहता था ताकि वो उसे धमकाकर इंडस्ट्री में कम बैक कर पाए। दूसरी तरफ यांग की मॉम उससे पूछती हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। ये सुनकर यांग कहता है कि आपने कभी मेरी चिंता करी है, नहीं ना, पर फिर भी मैं आपको उसकी पिक दिखा देता हूँ और अगर आपको उसके बारे में जानना है तो इंटरनेट पर सर्च कर लेना। ये बोलकर वो अपनी मॉम को फैंग की पिक शो कर देता है। अगले दिन जब यांग फैंग को पिक करने जाता है तो फैंग को पता चलता है यांग के पास फैंग की ग्रैंडमा का वीचैट है और वो इस लाइफ में यांग से इसलिए मिल पाया क्योंकि ये सब यांग ने ही प्लान किया था। वो दोनों आज फैंग के घर जाते हैं तो हर कोई यांग से ही बात कर रहा था। ये देखकर फैंग बोलता है, अरे मेरी तरफ भी तो देखो, इस घर का लड़का तो मैं हूँ। फैंग की मॉम और ग्रैंडमा को पता था वो यांग को डेट कर रहा है और ये सब काम यांग का ही था क्योंकि पिछले 2 सालों से वो फैंग की मॉम और ग्रैंडमा को टी और मशरूम्स भेजा करता था, यहाँ तक कि उनके लिए कपड़े भी भेजा करता था। एक तरह से फैंग का दिल जीतने से पहले वो उसके पेरेंट्स का दिल जीत रहा था। ये बात वैंशु तक भी पहुंच चुकी थी कि यांग फैंग के पेरेंट्स से मिलने गया है। दूसरी तरफ यांग फैंग को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज देता है तो फैंग कहता है, अगर तुम मुझे इस तरह ट्रीट करोगे तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। ये बोलकर वो यांग को किस कर लेता है। अगले दिन जियालिन को पता चलता है यूकी कंपनी ने उसके लिए एक ड्रामा साइन भी कर दिया है जिसमें वो सेकंड मेन लीड का कैरेक्टर प्ले करने वाला है। ये जानकर जियालिन बोलती है, उसमें और यूहाओ में कोई भी फर्क नहीं है। ये जानकर हान यू को एक लंबा सा टेक्स्ट करने का डिसाइड करता है तो फैंग उससे बोलता है, मैंने भी कुछ इस तरह का ही टेक्स्ट 7 साल पहले यूहाओ को सेंड किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मुझे उससे लव था, पर रियलिटी इससे अलग थी। मुझे उससे लव नहीं था बल्कि उसने जो कैरेक्टर मेरे साथ प्ले किया था मुझे वो कैरेक्टर पसंद था। अगर हम सच में लव में होते हैं तो हमारा दिल बेचैन नहीं होता, हम पीस में रहते हैं, हमें पूरा भरोसा होता है कि हमारा पार्टनर सिर्फ हमारे लिए बना है। अगले दिन फैंग एक म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए कंट्री साइड जा रहा था, जहाँ उसे पता चलता है ये वीडियो वो जिस कंपनी के लिए शूट करने वाला है उसका शेयर होल्डर यांग भी है और अगर वो दोनों म्यूजिक वीडियो से पहले नहीं मिले होते तो यांग उसकी लाइफ में इस म्यूजिक वीडियो के शूट के बहाने एंटर करता और ये सब कुछ यांग ने ही प्लान किया था। फैंग उससे कहता है, तुमने मेरे लिए ये ट्रैप भी बिछा रखा था, तुम सच में एक हंटर हो जो बस मुझे फंसाना चाहता है। ये सुनकर यांग स्माइल करके बोलता है, हम दोनों का मिलना डेस्टिनी में लिखा है, इसलिए तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। वैंशु और टियान भी उनके साथ ही थे। फैंग और यांग को लवी डवी देख कर टियान अपने ब्रदर से बोलता है, कम से कम वैंशु के सामने तो तुम अच्छे से बिहेव करो। अगले सीन में फैंग के एमवे की शूटिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वैंशु सिटी वापस आ चुका था। वो अपनी मॉम के साथ यूके में रहता था और सिस्टर लान की डेथ की वजह से यहाँ आया था। उसके फादर उससे बोलते हैं, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, तुम वापस आ ही गए हो तो एक बार उस लड़की से भी मिल लेना। पर वैंशु उस लड़की को मैसेज करके बता देता है, मुझे सिर्फ लड़के पसंद है, और जब ये बात उसके फादर को पता चलती है तो वो वैंशु पर बहुत चिल्लाते हैं। इधर जियालिन यू को कॉल करके कहती है, तुमने हान के साथ डेब्यू किया था लेकिन अब तुम बेकार के शॉर्ट ड्रामास करने में बिजी हो। सिस्टर लान की वजह से हमने तुम्हें हान के साथ पेयर अप किया था और अब तुम हमें धोखा दे रहे हो। जिन ड्रामास में तुम काम कर रहे हो उससे 10 गुना ज्यादा पैसे तुम्हें हान के साथ काम करने के लिए मिलेंगे, इसलिए तुम्हारे पास अब भी चांस है वापस
आ जाओ और हान के साथ काम करना कंटिन्यू रखो। ये सब जानकर यू हान के साथ मैगजीन कवर शूट करने के लिए मान जाता है, पर हान यू के साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो रहे या ना रहे इस बात से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन यू तो हान को क्रू मेंबर्स के सामने ही किस कर लेता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में चैन की हालत बिगड़ रही थी और ये बात टियान को उसके केयर टेकर से पता चल चुकी थी, इसलिए वो वैंशो को कॉल करके बताता है मैं सिटी वापस जा रहा हूँ, तो मुझे पिक करने आ जाओ। अब हमें टियान की स्टोरी दिखाई जाती है। 3 साल पहले जब चैन का एक्सीडेंट हुआ था तब वो अपना घर छोड़कर टियान के पास आ रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली टियान को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और उससे फोन पर बात करते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया। प्रेजेंट में टियान को हॉस्पिटल से टेक्स्ट आता है चैन अब खतरे से बाहर है। ये देखकर तो टियान रोने लगता है, क्योंकि पिछले 3 साल से वो इसी गिल्ट में जी रहा है कि उसकी वजह से चैन की लाइफ बर्बाद हो चुकी है। अगले दिन यांग और फैंग अपने सीक्रेट बेस पर आए थे, जहां यांग उससे बोलता है मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी मॉम को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है। और इसके बाद हम फैंग को यांग के घर पर देखते हैं। यांग की एक छोटी सिस्टर भी थी जो फैंग की बहुत बड़ी फैन थी, पर जब उसे पता चलता है उसका भाई फैंग को डेट कर रहा है तो वो रोने लगती है और इस वजह से वो अपने फैमिली डिनर को भी ज्वाइन नहीं करती। वो उन दोनों की एक पिक भी क्लिक कर लेती है। साथ ही अब तक उसने जितने भी फैंग की फोटोज कलेक्ट करी थी उनका कचुम्बर बना देती है, क्योंकि उसे यूहाओ और फैंग की शिप पसंद थी, इसलिए वो इतनी सैड थी। जहां वो सब कुछ इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है कि उसका भाई फैंग को डेट कर रहा है और फैंग उनके घर भी आया था। बहुत सारे लोग उसे रिप्लाई करते हैं फालतू की अफवाह उड़ाना बंद करो। दूसरी तरफ फैंग आजकल किसके साथ है इस बात का पता यूहाओ एक पर्सन से लगवा रहा था। इधर यू हान से मिलने उसके होटल रूम जाता है, जहाँ वो उसके लिए उसका फेवरेट फूड लेकर आया था। वो किसी भी तरह हान के साथ पैचअप करना चाहता था। ये देखकर हान बोलता है हम कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं, तो तुम्हें मुझसे पैचअप करने की नीड नहीं है। ये सुनकर यू बोलता है ठीक है, फिर आज से हम अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं, जहां वो हान को किस कर लेता है। दूसरी तरफ यूहाओ के पास कुछ सबूत आ चुके थे, जहां वो फैंग और उसके असिस्टेंट को धमकी देकर बोलता है अगर मैंने ये फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी तो फैंग का करियर बर्बाद हो जाएगा। मुझे कम बैक करना है, इसलिए अब सब कुछ तुम डिसाइड कर लो। तुम मेरे साथ एक शो करोगे या फिर सबके सामने एक्सपोज होना चाहोगे। रात को फैंग यांग के डैड से मिलने जाता है। इस मीटिंग के बारे में यांग को कुछ भी पता नहीं था। यांग के डैड उससे बोलते हैं मेरा बेटा हंटर स्कूल में सिलेक्ट हो चुका है और इस स्कूल में जाना उसका हमेशा से एक ड्रीम था। मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुम एक सेलिब्रिटी हो। पब्लिक के सामने अगर तुम्हारा रिश्ता बाहर आया तो तुम्हारे साथ साथ यांग को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी, इसलिए अब सब कुछ तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या करना है। दूसरी तरफ यू अपनी कंपनी से लड़ने के बाद भी हान के साथ प्रोजेक्ट्स कर रहा था। वो हान के साथ अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू रखना चाहता था, क्योंकि वो सच में हान को लाइक करता था। जहां हम उन दोनों को बारिश में मस्त रोमांस करते हुए देखते हैं और उन दोनों की इस वीडियो को कोई वायरल कर देता है, जिस वजह से इस बार यू की कंपनी उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर उसे बीएल ड्रामास करने से नहीं रोकती। दूसरी तरफ यूहाओ फैंग और यांग का पीछा कर रहा था, पर फैंग उसे इग्नोर करके यांग के साथ रोमांस करने में बिजी रहता है। आज फैंग का बर्थडे था तो यांग उसे पूरे 1006 गोल्ड की लीव्स एज अ बर्थडे गिफ्ट देता है। ये देखकर तो फैंग की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि यांग हमेशा कुछ यूनिक करके अपना लव उसके लिए एक्सप्रेस करता है। दूसरी तरफ यांग की सिस्टर चाहती थी फैंग किसी भी तरह से उसके भाई से ब्रेकअप कर ले और यूहाओ के साथ हो जाए, क्योंकि उसे उन दोनों की शिप बहुत पसंद थी, जिसके लिए वो एक फॉर्च्यून टेलर से बात भी करती है। जहाँ फॉर्च्यून टेलर उससे बोलती है तुम थोड़ी देर के लिए अपना गोल पालोगी, लेकिन तुम डेस्टिनी को नहीं बदल सकती। फैंग और यांग का साथ होना तय है। अगर तुमने उनकी इमेज को चोट पहुंचाई तो तुम्हारा कर्मा तुम्हें वापस मिलेगा। अगले दिन यू और हान के सेकंड ड्रामा की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। आज न्यू ईयर ईव थी तो यांग की सिस्टर उसे वीडियो कॉल करती है, जहां वो फैंग से भी बात करती है और बाद में वो अपने भाई यांग का फेस ब्लर करके पूरी कॉल को ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। यांग को जियालिन से अपनी सिस्टर का फालतू का काम पता चलता है तो वो तुरंत उसे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल ही पिक नहीं करती। जियालिन ने सोशल मीडिया से पोस्ट को रिमूव करवा दिया था। यांग और फैंग सिस्टर लैंड की सिमेट्री को विजिट करके घर जा रहे थे। जब वो होटल आते हैं तो यांग फैंग को बताता है जल्द ही मैं 3 महीने के लिए हंटर स्कूल की ट्रेनिंग अटेंड करने जाने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझे ज्यादा मिस मत करना और सी ऑफ करने जरूर आना। दूसरी तरफ हान जिस ड्रामा को यू के साथ शूट कर रहा था उसमें यू का कैरेक्टर उसे धोखा देता
लेता है और मैनिपुलेट करता है, और हान को यू के कैरेक्टर से नफरत करनी थी जो उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो शूटिंग ओवर होने तक यू को इग्नोर करने का डिसाइड करता है। इधर फैंग दोबारा यांग के फादर से मिलने जाता है, जहाँ यांग के फादर उससे बोलते हैं पोस्ट तो सोशल मीडिया से रिमूव हो चुकी है, लेकिन उस पोस्ट की वजह से यांग को हंटर स्कूल से निकाल दिया गया है, और तुम तो जानते हो कि इस स्कूल में जाना यांग का ड्रीम था। ये सुनकर फैंग बोलता है आप जीत गए, अब से मैं यांग से दूरी बना लूंगा, और इसके बाद वो यांग का नाम क्लियर करने के लिए यू हाउ से मिलता है और उसके साथ थोड़ी बहुत फोटोज भी क्लिक करवाता है और बोलता है तुम्हारे पास मेरे और यांग के रिलेशनशिप को लेकर जितने भी एविडेंस हैं सब मुझे दे दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। ये जानकर यू हाउ काफी खुश होता है और उसे एविडेंस दे देता है जो एक नॉर्मल सी फोटो थी। यांग की सिस्टर तो ये जानकर खुशी के मारे पागल हो चुकी थी कि फैंग दोबारा से यूहाओ के साथ काम करने के लिए रेडी हो चुका है। फैंग ने यांग को बिना बताए उससे अलग होने का फैसला ले लिया था। ये यांग के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। वो बारिश में खड़े रहकर फैंग का वेट करता है तो फैंग बोलता है तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है, इसलिए हमारा एक होना इम्पॉसिबल है। अगले दिन यांग अपने डैड से बात करने जाता है, जहाँ वो कहता है मुझे पता है इन सब के पीछे आपका ही हाथ है, पर उसके डैड उससे बोलते हैं अभी तुम्हें अपने ड्रीम के बारे में सोचना चाहिए। फैंग भी यही चाहता है कि तुम अपना ड्रीम पूरा करो, चाहे उसके लिए तुम दोनों को अलग ही क्यों ना होना पड़े। अगले दिन यांग हंटर स्कूल की ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। अब फैंग का भी यूहाओ के साथ एक वैरायटी शो शूट होने वाला था और टियान भी एक टी डॉक्यूमेंट्री शूट करने वाला था, इसलिए वो दोनों भी बिजी हो जाते हैं। जहां टियान की डॉक्यूमेंट्री तो शूट होना शुरू भी हो चुकी थी, वो हर तरह की टी के बारे में ऑडियंस को सब कुछ डिटेल में बताने वाला था और उसके हर मूवमेंट पर वैनशु उसके साथ था। टियान डॉक्यूमेंट्री में बताता है कि एक टाइम पर मेरी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया था जब मैं डिप्रेशन में चला गया था और उस टाइम मैं इस विलेज में आया और मेरी लाइफ को एक नया मोड़ मिला। दूसरी तरफ हान को यू की एक बात पता लगी थी जिस वजह से वो यू को इग्नोर कर रहा था। यू से बात करने की कोशिश करता है तो हान कहता है क्या मैं तुम्हें एक फूल दिखता हूँ? पहले तुमने मेरे साथ काम किया, फिर मेरे क्लोज आए, उसके बाद दूर हो गए और तुम मेरे मैसेजेस इग्नोर करने लगे। उसके बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ये सब तुमने हम दोनों को ट्रेंड पर लाने के लिए किया। यहाँ तक कि तुमने अपनी कंपनी से ये भी शर्त लगा दी कि हम दोनों की शिप जरूर फेमस होगी। शुरू से लेके एंड तक मैं तुम्हारे लिए क्या सिर्फ एक फेमस होने का टूल था जिसे तुम यूज कर रहे थे? ये सुनकर यू कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं ये हम दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहा था। फरहान कहता है क्या मैंने कभी बोला कि मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ? दूसरी तरफ यू हाओ सोते हुए फैंग को बता रहा था मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसका मुझे रिग्रेट होता है और मुझे पता है अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा तो तुम मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करोगे। मैं हमेशा से कंफ्यूज था कि मुझे तुमसे प्यार था भी या नहीं, पर तुम्हारे दिल में मैं हमेशा नंबर 1 पर था, लेकिन अब तुम्हारे दिल में नंबर 1 दूसरा पर्सन बन चुका है। अब अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊंगा तब भी तुम्हें कुछ फील नहीं होगा। ये सब बोलते हुए वो रो रहा था। कुछ दिन बाद फैंग अपने वैरायटी शो की शूटिंग पूरी करके अपने ब्रदर से मिलने आ चुका था। उसका भाई अब दूसरी लोकेशन पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए जा रहा था, जिस वजह से फैंग उस घर में अकेला ही रहने वाला था। उसने पहले दिन ही यहाँ आकर अपने एंकल में मोच ला दी थी, जिस वजह से उसकी हालत कुछ ऐसी थी। वो अपने लेग की फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर देता है तो अगले दिन उसे यांग की कॉल आती है, पर फैंग को ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के कॉल आ चुके थे जो उसके लिए वरीड थे, इसलिए वो बिना देखे यांग का कॉल कट कर देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यांग ने उसे कॉल किया था, तो वो तुरंत यांग को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ हो चुका था। शाम को फैंग को यांग अपने सामने दिखाई देता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है और ये सब सोचते हुए वो वहीं सो जाता है। लेकिन जब अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो यांग को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देख वो उसे भूत समझकर सीधे ऊपर भागता है, पर यांग उससे कहता है मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और यहाँ तुम्हारी टेक केयर करने आया हूँ। मुझे पूरे 3 दिन की छुट्टी मिली है, इसलिए मैं ये टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। तुम चाहे कुछ भी बोलो, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करने वाला। ये सुनकर फैंग को काफी अच्छा फील होता है और इसके बाद वो दोनों रोमांस करते हैं। दूसरी तरफ यू गुओ से मदद मांगता है क्योंकि वो हान से पैचअप करना चाहता था। उसका उतरा हुआ फेस देखकर गुओ बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं हान और यू का सेकंड शो एयर होने के बाद हान को मैगजीन के लिए सोलो कवर शूट करने का चांस मिल गया था, जहां उससे एक पर्सन मिलने आता है, पर गुओ को उस पर्सन से मिलने का चांस नहीं मिलता। तो वो रात को ये बात यू को जाकर बताता है। हान भी उन दोनों की तरफ ही आ रहा था तो यू उससे
बोलता है तुम मेरी पीठ के पीछे औरों से क्यों मिल रहे हो? फिल्म इंडस्ट्री कैसी है तुम्हें पता भी है। यहाँ अच्छे लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते। क्या पता ये तुम्हें स्टार बनाने के नाम पर तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हो। तो हान यू को जोर का थप्पड़ मार कर कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? मेरा और तुम्हारा एक साथ कोई भी फ्यूचर नहीं है। ये बोलकर वो उस पर्सन के साथ चला जाता है जिसका नाम जिन था। इधर फैंग यांग को हंटर स्कूल वापस नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन उसके जाने का टाइम आ चुका था तो वो वापस चला जाता है। दूसरी तरफ हान को जियालिन ने कुछ टाइम के लिए छुट्टियां दे दी थी, तो यू उसे अपने साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए ले जाता है, जहां वो हान से बोलता है मानता हूँ मैंने तुम्हें टूल की तरह यूज किया और मैं गलत भी हूँ, लेकिन तुम्हें खो देने का डर मुझे फील करवाता है कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। लव क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो मेरी लाइफ यूजलेस बन जाएगी और मैं बस तुम्हें यही बताना चाहता हूँ। ये बोलकर वो हान को एक क्यूट सी किस करता है और वो दोनों पैचअप कर लेते हैं। और इधर फैंग ने अपनी डेली लाइफ में विलेज में रहते हुए क्या क्या किया, ये सब बातें वो मैसेजेस के थ्रू यांग को बता रहा था। अगले सीन में जिन जियालिन से मिलने आता है। वो उनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहता था, जहाँ वो कहता है हान के प्रोजेक्ट पर पैसा इन्वेस्ट करके मुझे भी अर्न करने का चांस मिलेगा, तो ये सिचुएशन हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ये सुनकर जियालिन कहती है मैं इस बारे में सोचकर बताती हूँ। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में चैन की डेथ हो जाती है। ये बात चैन का केयर टेकर वैंशो को बता देता है, पर अभी के लिए वैंशो ये बात टियान से छुपा कर ही रखता है। पर रात को टियान को ये बात पता चल जाती है, क्योंकि वैंशो अपना फोन रूम में छोड़कर किसी से मिलने गया था और उस टाइम पर उसके फोन पर फैंग की कॉल आई थी। फैंग का कॉल उठाने के साथ साथ टियान वैंशो के मोबाइल पर आए मैसेजेस भी रीड कर लेता है, जहाँ वो रात को अकेले में बहुत ज्यादा रोता है और वैंशो दूर से उसे इस हालत में देख लेता है। फैंग भी रात को उस प्लेस पर आ चुका था जहाँ टियान और वैंशो रुके हुए थे। वो यांग को वॉइस मैसेजेस पर सब कुछ बता देता है और यहाँ तक ये भी बता देता है चैन मर चुका है और हमने अभी के लिए ये बात टियान से छुपा कर रखी है। अगले दिन टियान, वैंशो और फैंग माउंटेन्स में घूमने जाते हैं, जहाँ वो बहुत सारी पिक्स भी क्लिक करते हैं। रात को ये सारी बातें फैंग यांग को वॉइस मैसेज करके बता देता है और उससे पूछता है मैं किस तरह चैन की डेथ का टॉपिक टियान से डिस्कस करूं, मुझे अभी तक कोई भी आइडिया नहीं आया है। टियान उसके रूम में आता है तो फैंग उससे पूछता है सोचो अगर तुम्हारा लव्ड वन मर जाएगा तो तुम क्या करोगे। ये सुनकर टियान कहता है डेथ एक फ्रीडम है, जो लोग मर जाते हैं हमें उन्हें खुशी से गुड बाय कह देना चाहिए। अगले दिन टियान दोबारा से डॉक्यूमेंट्री शूट करने में बिजी हो जाता है। फैंग वैंशो से बोलता है मुझे लगता है टियान को चैन की डेथ के बारे में पता चल चुका है। दूसरी तरफ हम हान और जिन को साथ देखते हैं, जहाँ जिन उससे बोलता है तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें इंडस्ट्री का टॉप स्टार बना दूंगा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर हान बोलता है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है, जहाँ उसने यू के साथ रहना शुरू कर दिया था। वो दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं, जहाँ वो भर भर के फिल्म इंडस्ट्री के बुरे लोगों की बुराई करते हैं। रात को फैंग और वैंशो टियान को हर तरफ ढूंढ रहे थे, क्योंकि टियान अचानक से कहीं गायब हो चुका था। टियान उन दोनों को अपना नाम चिल्लाते हुए देख उनसे बोलता है क्या बात है। उसे सेफ देखकर फैंग गुस्से में बोलता है तुम्हें अगर मरने का इतना ही शौक है तो पहले मुझे ऊपर जाने दो। कब तक तुम दूसरों के लिए अपनी लाइफ जियोगे? चैन की डेथ का तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, कम से कम अब तो जाग जाओ और अपने लिए जीना सीखो। ये सुनकर टियान चिल्लाकर कहता है मेरी वजह से वो अपने घर को छोड़कर मेरे पास आ रहा था, मेरे पास आते टाइम उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो सारा दोष मेरा ही है। ये बोलकर वो रोने लगता है। फैंग उसे कंसोल करता है और अपने रूम में लेकर आता है। अगले सीन में टियान वैंशो के पास जाता है, क्योंकि फैंग को यांग की कॉल आ चुकी थी, जहां वो वैंशो से बोलता है अब तक मेरी टेक केयर करने के लिए थैंक्स, मुझे थोड़ा और टाइम दो। इस सैडनेस से पूरी तरह फ्री होने के बाद ही मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला ले पाऊंगा। यानी कि वैंशो के दिल में टियान के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। ये बात टियान ने नोटिस कर ली थी और वो वैंशो को एक चांस देना चाहता था, जहाँ वो पहली बार वैंशो का हाथ पकड़ता है। अगली सुबह फैंग यांग से मिलने जा रहा था, क्योंकि यांग को एक दिन की छुट्टी मिली थी और टियान वैंशो के साथ डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रहा था, जहां वो भागते हुए जंगल में आगे निकल जाता है। वैंशो उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन पूरे जंगल में कोहरा फैल चुका था और इस कोहरे में टियान गायब हो जाता है। ये बात वैंशो ने फैंग को कॉल करके बता दी थी और वो भी अपने भाई को फॉरेस्ट में ढूंढने आ जाता है। यांग भी जल्द ही वहां आ चुका था, क्योंकि उसे भी टियान के गायब होने के बारे में पता चल चुका था। रात तक भी जब टियान नहीं मिलता तो वैंशो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जहां वो फैंग से बोलता है मुझे लगता है वो रेयर घोस्ट फ्लावर ढूंढने गया है, क्योंकि वो कार में कुछ दिन पहले मुझसे यही बात कर रहा था।
माना जाता है अगर उस फ्लावर को कोई भी पर्सन देखता है तो उसकी सोल बिना किसी प्रॉब्लम के सीधे गॉड के पास पहुंच जाती है। ये जानकर फैंग उससे बोलता है यांग उसे ढूंढने गया है, हम उसका यहीं वेट करते हैं। यांग जब वापस आता है तो उसके हाथ में सिर्फ टियान का एक जूता था और वो सब उसे ही लेकर घर वापस आ जाते हैं। वैंशु तो पूरी तरह टूट चुका था और फैंग कुछ बोलने की हालत में नहीं था, पर फिर भी वो यांग से पूछता है तुम्हें जंगल में ऐसा क्या दिखा जो तुम मेरे भाई की बॉडी को जंगल से बाहर लेकर नहीं आए। ये सुनकर यांग कहता है वो उस जंगल से बिलोंग करता है, इसलिए उसका वहीं रहना ठीक है। जब भी तुम उसे मिस करोगे तुम वहां जा सकते हो। यांग ने जंगल में क्या देखा था वो ये बात फैंग को नहीं बताता। अगले दिन टियान का शू जलाकर उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है। फैंग की ग्रैंडमा भी उनसे मिलने आ रही थी और आते ही उन्हें अपने पोते का फ्यूनरल देखना पड़ जाता है। अगले सीन में जियालिन जिन की मनी को एज एन इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर देती है और हान को सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करने के लिए बोलती है। यू को भी एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा मिल चुका था, इसलिए वो काम में बिजी हो चुका था, पर बीच में उसे पता चलता है ड्रामा में उसके कुछ इंटीमेट सीन्स ऐड कर दिए गए हैं। वो ये सब बातें हान को कॉल करके बताता है तो हान सीधे जिन से मिलने जाता है, जहां वो उससे कहता है अगले महीने मैं और यू एक मैगजीन शूट करने वाले हैं, उसका जितना भी पैसा बनेगा हम तुम्हें दे देंगे, तो तुम प्लीज यू के ड्रामा में जो तुमने इंटीमेट सीन्स ऐड करवाए हैं उन्हें रिमूव करवा दो। ये सुनकर जिन बोलता है मेरे पास मनी की कमी नहीं है, पर मैं इस बारे में सोचूंगा। हान ये बात यू को जाकर बताता है तो यू कहता है मुझे तो तुम्हारा लॉजिक ही समझ नहीं आता, जो पैसा हम अर्न करेंगे वो हम उसे क्यों दें, उसे जो करना है करने दो, मैं सारे सीन्स शूट कर लूंगा। अगर हम उसे इस तरह पैसे पे करेंगे तो वो अगली बार भी कोई ना कोई चाल चलेगा। पर हान कहता है वो इतना रिच है कि हम जैसे लोग उसके लिए कुछ भी नहीं है, हम उसे ये पैसा एज अ गिफ्ट दे रहे हैं ताकि हम इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाए। वो किसी भी तरह मुझे पाना चाहता है लेकिन मैं उसे पहले ही रिजेक्ट कर चुका हूँ। कम से कम हम दोनों के फ्यूचर के लिए तो तुम कुछ सोचो। पर यू हान से झगड़ा कर लेता है और इसके बाद वो रात को गुस्से में अपना सारा सामान लेकर हान को घर में ही अकेला छोड़कर चला जाता है। पर अगले सीन में वो दोबारा से अपना सामान लेकर गुओ के साथ घर वापस आता है, लेकिन हान उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था और गुओ को उन दोनों को मिलाने के लिए क्यूपिड का काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ फैंग की मॉम ने अपने छोटे बेटे के मरने के बाद मंक बनने का फैसला ले लिया था। फैंग ये बात यांग को टेक्स्ट करके बता देता है क्योंकि वो अपनी लाइफ की हर छोटी से बड़ी बात अपने पार्टनर को बताता था। अगले सीन में यांग ने हंटर स्कूल की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और वो पूरे 21 दिन के लिए वापस आ चुका था, जहां वो सीधे जाकर पहले फैंग से मिलता है और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद हम फैंग को लाइव स्ट्रीम की तैयारी करते हुए देखते हैं। वो ये सब उस शो के लिए कर रहा था जो उसने यूहाओ के साथ शूट किया था। फैंग यांग से बोलता है अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं लाइव स्ट्रीम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, इसलिए तुम जाकर सो जाओ। पर यांग बोलता है तुम्हें तो चाहते थे मैं तुम्हारे साथ रहूं और अब तुम ही मुझे भगा रहे हो। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है और इस रोमांस की वजह से फैंग को लाइव स्ट्रीम कुछ इस तरह से ज्वाइन करनी पड़ती है। दूसरी तरफ चैन का कजन चैन के मॉम डैड को टियान के खिलाफ लाइव स्ट्रीम करने के लिए उकसाता है और कहता है आप उस टियान से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो क्योंकि उसका उठना बैठना सेलिब्रिटीज के साथ है। तो चैन के पेरेंट्स भी टियान उनके बेटे की डेथ के लिए जिम्मेदार है इस तरह की लाइव स्ट्रीम करना शुरू करते हैं। इधर जब फैंग लाइव स्ट्रीम कर रहा था तब यांग ने चैन फैमिली की लाइव स्ट्रीम को भी देख लिया था, जहां वो रात को वैंशु से इन सब चीजों के बारे में बात करता है। चैन फैमिली ने लाइव स्ट्रीम करी थी, वो ये बात फैंग को नहीं पता लगने देता और इसके बाद हम देखते हैं वो रात को सीधे उस लड़के के घर में जाता है जिसने चैन की फैमिली को लाइव स्ट्रीम करने के लिए बोला था और उसे अच्छे से धोकर आता है और उसका वीडियो भी बना लेता है। वो लड़का डेट में था तो उसे लगता है कोई डेट कलेक्टर उसे पीट के चला गया है। इसके बाद यांग चैन की फैमिली से मिलकर उन्हें उस लड़के का बनाया हुआ वीडियो शो करके कहता है वो लड़का तुम्हें पैसे कमाने के लिए यूज कर रहा है क्योंकि वो खुद डेट में है। टियान मेरी फैमिली की तरह था और अब वो इस दुनिया में नहीं है, आपके बेटे की तरह वो भी भगवान के पास चला गया है, इसलिए आप उसे माफ करके सारी चीजें भूल जाओ और एक बेहतर इंसान बनो। इसके बाद वो सीधे घर वापस आता है और सुबह तक फैंग के साथ ही रहता है। पर अगली सुबह फैंग को ये बात जियालिन से पता चल जाती है कि चैन की फैमिली ने एक लाइव स्ट्रीम करी थी जिसमें वो टियान को अपने बेटे की मौत के लिए ब्लेम कर रहे थे। अगले सीन में फैंग यांग से बोलता है अब तुम पूरे 1 साल के लिए हंटर स्कूल जा रहे हो और तुम्हारे पास फोन भी नहीं रहेगा, तो हम एक दूसरे को कैसे कांटेक्ट करेंगे। ये सुनकर यांग कहता है मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही इतने सारे मैसेजेस स्केड्यूल कर दिए हैं कि तुम मेरे मैसेजेस रीड करते करते थक जाओगे। जिस पर फैंग बोलता है मैं जैसे ही अनाउंस करूंगा मैं फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहा हूँ, तुम्हें तुरंत मेरे पास आना होगा और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये सुनकर यांग भी मान जाता है
अगले दिन यांग को हंटर स्कूल के लिए निकलना था और फैंग ने उसे रात को ही बता दिया था, मैं तुम्हें सी ऑफ करने नहीं आ पाऊंगा। तो यांग फैंग को एक क्यूट से किस देकर चला जाता है। फैंग ने अब न्यू शोज में काम करने का डिसाइड कर लिया था, जहाँ वो काम में बिजी हो जाता है, पर वो अपने लवर को सी ऑफ करने जाना चाहता था। तो वो भागते हुए उस प्लेस पर जाता है जहाँ से यांग का एयरप्लेन गुजरने वाला था। उसने अपने ड्रामा के लिए क्रॉस ड्रेसिंग करी हुई थी, तो उस प्लेस पर आए लोग उसकी फोटो क्लिक करके ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं और फैंग को हेट मिलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से जो इन्वेस्टर फैंग के ड्रामा में इन्वेस्ट करने वाले थे वो अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले लेते हैं। इधर हम देखते हैं युआहो की मैनेजर उससे बोलती है फैंग को हेट मिलना शुरू हो चुकी है और हर कोई उसे गे बोल रहा है और उसके भाई के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, इसलिए तुम पोस्ट करके बता दो तुम फैंग के साथ अब आगे से काम नहीं करोगे। ये सब जानकर युहाओ कहता है जो गलती मैंने 7 साल पहले करी थी वो अब मैं नहीं करने वाला, मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ फैंग को यांग का मैसेज आया था जिसमें उसने लिखा था मैं स्कूल में एंटर कर चुका हूँ, मेरे कजन की कंपनी में मेरे जितने भी शेयर्स थे वो मैंने तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिए हैं, जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक सेफ रहना। और अब इस तरह 192 दिन बीत जाते हैं जहां फैंग मोली विलेज में अपना टाइम स्पेंड करने जाता है और अपना टाइम वहीं स्पेंड करते हुए उसे पूरे 397 दिन बीत चुके थे। जियालिन उसे कॉल करके सिटी आने को बोलती है क्योंकि एक पर्सन उससे मिलना चाहता था, तो फैंग तुरंत सिटी भागता है। फैंग से यांग के हंटर स्कूल का एक क्लासमेट मिलने आया था, वो लड़का व्हील चेयर पर था, वो यांग के कहने पर ही फैंग से मिलने आया था, जहां वो कहता है यांग काफी अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा है और मैं स्कूल से वापस आ चुका हूँ। यांग तुम्हें बहुत मिस भी करता है, उसके दिल में जो तुम्हारे लिए लव है उसे देखकर कभी कभी मुझे डर लगता है क्या वो सही सलामत वापस आ पाएगा, क्योंकि हम जिस स्कूल में हैं वहाँ हर टास्क लाइफ और डेथ से रिलेटेड होता है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और अब चीजें शांत हो चुकी थी और फैंग काम करना स्टार्ट कर चुका था और ऐसा करते हुए उसे पूरे 4 साल 10 दिन बीत जाते हैं। फैंग अब भी यांग के वापस आने का वेट कर रहा था, जहां वो स्प्रिंग सीजन के टाइम पर अपनी न्यू फिल्म शूट करने के लिए विलेज जाता है और इस बार उसने क्रू मेंबर्स को यांग और अपना सीक्रेट बेस भी दिखा दिया था क्योंकि शूटिंग उसी प्लेस पर होने वाली थी। फैंग के अनुसार वो प्लेस उसकी न्यू फिल्म को शूट करने के लिए बेस्ट था। अगले सीन में हम देखते हैं उसे अपने इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है, जहाँ वो अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके अनाउंस कर देता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले रहा है और सबके सामने अपनी और यांग की पहली फोटो शो करके बता देता है उसका एक बॉयफ्रेंड है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है और अब वो सिर्फ उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। फैंग ने यांग की पिक क्लियरली सबके सामने शो नहीं करी थी, पर वो कहता है मेरा बॉयफ्रेंड मेरे दिल में मेरा हीरो है और अब मैं बस उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ। जियालिन फैंग के इस डिसीजन को सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ हम हान और यू को देखते हैं जिन्हें ये न्यूज पता चल चुकी थी और वो फैंग के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। अगले सीन में यू हाओ फैंग से मिलने जाता है। अब फैंग का रिलेशनशिप यू हाओ के साथ एक हद तक ठीक हो चुका था। यू हाओ से रिटायरमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर अपने घर आकर कुछ ऐसा कर लेता है और अगले दिन हर तरफ न्यूज फैल जाती है यू हाओ इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। दूसरी तरफ फैंग उनके सीक्रेट स्पॉट पर टाइम स्पेंड करने जाता है, तो फाइनली यांग चलते हुए उसके पास आता है और आते ही उससे कहता है मैंने हंटर स्कूल से रिटायरमेंट ले ली है और अब मैं सिर्फ तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी तरफ हान और यू के बीच हमेशा की तरह नोकझोंक चल रही थी और वो दोनों भी साथ खुश थे। अगले सीन में हम देखते हैं वैंशु को पहाड़ों में घूमते हुए एक रेयर घोस्ट फ्लावर दिखता है, जिसे देखकर उसे टियान की याद आ जाती है और इधर फैंग और यांग सीक्रेटली किसी को बिना बताए एक दूसरे से नेचर की ब्लेसिंग में शादी कर लेते हैं और ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। मिलते हैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर गाइज।